नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सबसे पहले आप सभी को अतरंगी होली की सतरंगी शुभकामनाएं। इस होली का सबसे चटक रंग जो आपके ऊपर चढ़े वो आपकी सफलता का हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये चल रही है आपकी यूपी पीसीएस मेंस के ऑप्शनल पेपर की हिंदी लिटरेचर के लिए, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं बोलियों के वर्गीकरण, उनके क्षेत्र विशेषताओं पर, और इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज़ जो है मैं बताना चाहूँगी कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने वाले हों, या इग्नू की पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही साथ बेल आइकन, जो छोटी सी घंटी बनी हुई है, उसको आप प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगी। पीडीएफ जिनको चाहिए उनको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हाँ, जिस भी किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम नंबर है जिस पे कि आप जा कर के हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, और जहाँ से कि आपको पीडीएफ्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र। ठीक है, तो सामान्यतः हिंदी की जो है वो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। ठीक है, ग्रियर्सन जो हुए उन्होंने हिंदी की 2 उपभाषाओं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 8 बोलियों का उल्लेख किया था। ठीक, 2 उपभाषाएं बताई थी और इनके अंतर्गत उन्होंने 8 बोलियां बताई थी। ठीक है, और बहुत समय तक ये इतिहास में यही चलता रहा। भाषा इतिहास में इसी को, ग्रियर्सन की इसी मान्यता को स्वीकार कर लिया गया था और यही चलता रहा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे और इसमें मत आए, और उन सभी मतों को के अनुसार हिंदी भाषा के अंतर्गत फिर हमने 5 उपभाषाएं रखी गई और 17 बोलियां रखी गई, और यही फिर सर्वमान्य हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड यही निर्धारित कर दिया गया कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 17 बोलियां हैं। तो उन उपभाषाओं में हमारी जो कैटेगराइज जो किया गया, वर्गीकरण जो किया गया, वो किया गया पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी का। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आई वो आई हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आई वो आई हमारी कौरवी, इसी को हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है, और हरियाणवी। ठीक है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आई। फिर पहाड़ी जो क्षेत्र थे हमारे, उन पहाड़ी उपभाषाओं के अंतर्गत हमारी पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, मतलब मध्यवर्ती पहाड़ी का मतलब कुमाऊनी और गढ़वाली जो हमारी लोक भाषाएं हैं वो आ जाती हैं इसके अंतर्गत। फिर आती है हमारी राजस्थानी, जिसमें पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी। ठीक है, फिर इसी तरीके से बिहारी की 3 बोलियाँ, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो अब इसमें जो मैंने गोल कर रखे हैं, जैसे कि अवधी, कौरवी या खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी, हमारे यूपी पीसीएस के सिलेबस में हमें ये बोलियां जो है पढ़नी है, इनका हमें इनका क्षेत्र पढ़ना है और इनकी विशेषताएं पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले हिंदी अवधी को। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी जो है वो सबसे प्रमुख बोली के रूप में जानी जाती है। इसको कोसली और पूर्वी अवधी हम शुरू इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, अवधी का विकास में हम अवधी को पढ़ चुके हैं। तो इसके अवधी जो सबसे प्रमुख बोली है पूर्वी हिंदी की, और कोसली पूर्वी के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन अवधी सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम है इसका। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है ये, और अवधी जो है वो अकारांत और व्यंजनांत प्रधान है। इसके विषय में डिटेल आपको हमारे पिछले वीडियो में जो, और इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं लेक्चर, उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि अवधी भाषा का विकास पे जिक्र किया गया है। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो है आपका अवधी बोली के केंद्र जो है वो इसका अवध प्रांत है, जिसके अंतर्गत आपका लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बरेली, ये जो इसके जो क्षेत्र है ये सब आ जाते हैं, और यहाँ पर ये प्रमुख तौर पर ये अवधी बोली जाती है। इसकी जो भाषिक विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत आती हैं हमारी कि अवधी में जो संज्ञा के हैं वो 3 रूप मिलते हैं, जैसे कि बेटा, बेटवा और बेटौना। ये तीनों बेटा के ही, माने एक बेटा के लिए ही अलग अलग भाव में बोला गया शब्द है, जिसमें कि कभी बेटा कहा गया, कभी बेटवा और कभी बेटौना। ठीक है,
बहुवचन जो है हिंदी खड़ी बोली की तरह ही अवधि में मिलते हैं, जैसे लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, इस तरीके से जैसे खड़ी बोली में हमको मिलते हैं बहुवचन, उसी तरीके से हम अवधि में भी बहुवचन मिलते हैं। ठीक है। स्वार्थे वा प्रत्यय का व्यापक प्रयोग मिलता है। ठीक है। इसमें जैसे कि मोर है तो मोरवा, घोर है तो घोरवा, इस तरीके से करके हमें वा लगा करके इसका प्रत्यय जोड़ करके इसमें बनाए जाते हैं, शब्द बनाए गए हैं। महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति अवधि में एक प्रमुख विशेषता है। जैसे इलाका का इलाखा, महाप्राण मैं इसके पहले बता चुकी हूँ। तो इलाका का इलाखा और दौड़ का घौड़, द की जगह घ का प्रयोग हो गया यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से फिर पांचवा है इसकी विशेषता है कि अय औ का आई औ के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कैसे को कैसे, जैसे को जैसे। ठीक है। छठा है व के स्थान पर ब का प्रयोग मिलता है। विद्यालय का विद्यालय उच्चारण करते हैं वो, विद्यार्थी का विद्यार्थी, विवेक का विवेक, इस तरीके से। सातवां है ड़ के स्थान पर न का प्रयोग, जैसे कोण का कोण, स्वर्ण का स्वर्ण। ठीक है। आठवां है आपका अवधि में अ अर्ध समृद्ध है, मतलब कि अ जो है वो अर्ध समृद्ध, समृद्ध अर्ध समृद्ध आप समझ रहे होंगे। तो अ जो है वो अर्ध समृद्ध के तौर पर उसका उच्चारण किया जाता है। अ का पूरा उच्चारण न करते हुए वो आधे अ की तरीके से उसका उच्चारण करते हैं वो। ठीक है। सातवां है आपका श और श, माने तालव्य श और मूर्धन्य श के स्थान पर दंत स का प्रयोग, जैसे ऋषि, शंकर, शासन, माने ऋषि का ऋषि, शंकर का शंकर और शासन का शासन। ठीक है। आठवां आपका पूर्वी हिंदी में खड़ी बोली का ने परसर्ग नहीं मिलता। इससे खड़ी बोली में ने परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, राम ने या कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से जो परसर्ग बने तो उसमें कर्ता के साथ जब ने का प्रयोग जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से यहाँ पे आपको अवधि में ने परसर्ग मिलता ही नहीं है। कहीं ने का प्रयोग आपको पूरी अवधि की बोली में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गई हमारी अवधि। इसके बाद से फिर अब हम बात करेंगे अवधि की पूरी डिटेल आपको जो है इसके पहले के वीडियोस में भी मिल जाएंगी। ये सभी विशेषताओं के विषय में और ज़्यादा अच्छे से जानकारी इसके पहले चूँकि दी जा चुकी है, इसलिए इसमें मैंने बहुत संक्षेप में इसको बताया है। अगला है हमारा कौरवी या खड़ी बोली, इसी को कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी बोलियों में खड़ी बोली जो है एक बहुत प्रमुख बोली है। यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। ठीक है। इसका जो क्षेत्र है वो आपका मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अम्बाला, देहरादून, खड़ी बोली के ये सब के जो है ये मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है। खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग होता है ये दो अर्थों में होता है। ठीक है। नामकरण, चूँकि खड़ी बोली इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, खड़ी बोली का भी साहित्य वो विकास हम पढ़े हैं। तो इसका जो नामकरण मैं आपको याद दिला दूँ थोड़ा सा कि इसके पहले जो खड़ी बोली का पूरा विकास है वो आपको लेक्चर में इसके नामकरण से संबंधित सारी चीज़ें मिल जाएंगी लगभग, इसलिए मैंने इसमें बहुत शॉर्ट में बताया कि इसके जो दो अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। पहला होता है साहित्यिक हिंदी के रूप में और दूसरा होता है लोक बोली या लोक भाषा के तौर पर इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो ये खड़ी बोली है ये साहित्यिक हिंदी ना होकर के लोक बोली के तौर पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है। ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में इसी को हिंदुस्तानी कहा है। धीरेन्द्र वर्मा ने इसको खड़ी बोली कहा है। भोलानाथ तिवारी और राहुल सांकृत्यायन ने इसको कौरवी नाम दिया है। ये एक सामान्य परिचय मैंने दे देना जरूरी समझा जिससे कि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। विशेषताएं जो हैं इसकी, ये आकारांत प्रधान है, जैसे कि करना, करता, किया, घोड़ा, छोटा, ये सब जो है ये आकारांत। लास्ट में इसके देखिए अंत जो हो रहा है इसका जो हमारा वर्ड है उसकी प्रधानता इसमें मिलती है। ठीक है। दूसरा है हमारा इसकी विशेषता कि दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित्व व्यंजन खड़ी बोली की मुख्य विशेषता है। जैसे बापू का बापू हो गया, रोटी का रोटी हो गया। ठीक है। द्वित्व हो गया ये यहाँ पर। द्वित्व क्या होता है ये भी मैं बता चुकी हूँ इसके पहले। तीसरा है आपका महाप्राण के पूर्व इसी स्थिति में अल्प प्राण का आगम भी इसकी अन्य विशेषता है। तो जैसे महाप्राण
जैसे ये जो दीर्घ स्वर के बाद से मूल व्यंजन का द्वित्व हो जाता है, इसी तरीके से महाप्राण के पूर्व भी ऐसा ही होता है अगर अल्प प्राण आता है तो। कोई महाप्राण शब्द के पहले अगर आपका अल्प प्राण आ जाता है, अल्प प्राण शब्द का किसी प्रयोग होता है, अक्षर का प्रयोग हो रहा है या वर्ड का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर भी वो उसका द्वित्व हो जाता है। अगला है आपका अवधि में नौ का ड़ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सोना का सोना, खाना का खाना, ल का ल, जैसे काला का कालड़ा, पीला का पीलड़ा, केला का केलड़ा, ठीक है। खड़ी बोली की ये प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक। तो जो नहीं, अवधि में जो है वो ड़ का न प्रयोग होता है और यहाँ पर नौ का ड़ प्रयोग होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर लाइन डिस्टर्ब हो गई है यहाँ पर। इसमें ए और अ का उच्चारण इतना समृद्ध होता है कि क्रमशः ए और ओ सुनाई देते हैं। जैसे पैर का पैर और बैठ का बैठ, दौरा का दौरा, इस तरीके से इसका उच्चारण सुनाई देता है। ये बहुत समृद्ध हो गया है, मतलब कि आप संकुचित हो जाता है इसका उच्चारण, तब ऐसा होता है। छठा है आपका कि ठेठ खड़ी बोली में ड के स्थान पर ड का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ का पेड़, पहाड़ा का पहाड़, पहाड़ का पहाड़, इस तरीके से, ठीक है। सातवां है आपका खड़ी बोली की कुछ मुख्य क्रिया विशेषण है। जैसे कि कै, कै का प्रयोग होता है कितने, जैसे कितने के लिए कै शब्द का प्रयोग है। ऐसे के लिए असे शब्द का प्रयोग है। जैसे के लिए जसे, कीकर के लिए कैसे के लिए कीकर शब्द का प्रयोग होता है और क्यों के लिए क्यों का होता है। तो ये इसके कुछ अपने मुख्य क्रिया विशेषण हैं खड़ी बोली के, ठीक है, जिनका कि प्रयोग इसमें उच्चारण के दौरान, इसके या बोलचाल के दौरान इसमें होता है। आठवां है आपका खड़ी बोली में पूर्वकालिक क्रिया में कर की अपेक्षा के का प्रयोग अधिक व्यापक है। जैसे सुनकर, हम कहते हैं ना ये बात सुनकर, तो यहाँ वहाँ पर क्या कहेंगे, सुन के। खड़ी बोली में सुन के, उठ के, पढ़ के, जा के, खा के, ये जितनी भी हमारी पूर्वकालिक क्रिया हैं उसमें कर के स्थान पर वहाँ पर क्या होता है, के का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके साथ नवा है आपका खड़ी बोली में आज्ञार्थ में सुन, सुनो, सुनिए, सुनियो का प्रयोग होता है। आज्ञार्थ जो शब्द है उसमें इस तरीके से प्रयोग होता है, सुन, सुनो, सुनिए, सुनियो, इस तरीके के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो ये हो गई आपकी खड़ी बोली, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ब्रज भाषा पर कि ब्रज भाषा क्या। देखिए इसके पहले हमने अवधि भी पढ़ी है, खड़ी बोली भी पढ़ी है और ब्रज भाषा भी पढ़ी है, और इसकी सारी विशेषताएं और क्षेत्र, ये तीनों हमने इसके पहले के वीडियोस में पढ़ लिए हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे ये मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, आपको और डिटेल में चाहिए तो आप पुराने वीडियोस देख करके वहाँ से इसको और डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। ब्रज भाषा जो है वो हिंदी बोलियों में ब्रज भाषा मुख्य बोली है, और ब्रज भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न सभी बोलियों में ब्रज भाषा उसकी प्रमुख उत्तराधिकारिणी है। शूरसेन का दूसरा नाम ही ब्रजमंडल है, ठीक है। और क्षेत्र पे अगर हम ध्यान दें तो क्षेत्र जो है इसका, ये जितना ब्रजमंडल है वो सभी ब्रजभाषा का क्षेत्र है। इसमें विशुद्ध ब्रजभाषा जो बोली जाती है वो आपकी मथुरा, अलीगढ़, आगरा, इन जिलों में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी भाग, जयपुर का पूर्वी भाग, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, रामपुर, इन सब जगहों पर भी ये बोली जाती है आपकी ब्रजभाषा, ये इसका क्षेत्र है, ठीक है। ब्रजभाषा जो है, धीरेन्द्र वर्मा इसके बारे में कहते हैं कि भरतपुर, करौली, ठीक है, ये जो है भरतपुर, करौली और ग्वालियर के पश्चिमोत्तर भाग में, ठीक है, इसमें राजस्थानी और बुंदेली की झलक आने लगती है। मतलब कि जो हमारी ब्रजभाषा है ये भरतपुर में जब बोली जाती है, करौली, यहाँ पर हमने बताया ना कि भरतपुर, करौली, इसके अतिरिक्त जो ग्वालियर का पश्चिमोत्तर भाग जो है, पश्चिमी भाग यहाँ पर जो लिखा है ये पश्चिमोत्तर भाग उन्होंने कहा है इसके लिए कि इसमें जो है जब बोली जाती है ये ब्रजभाषा, तो इसमें हमारी राजस्थानी और बुंदेली की झलक आने लगती है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं इसमें मिल जाती है। और एटा, मैनपुरी और बरेली जिलों में जब ये बोली जाती है, माने इन सब जिलों में जब बोली जाती है तो यहाँ पर जो है उसमें कुछ कुछ कन्नौजीपन इसमें आने लगता है, ठीक है। ये धीरेन्द्र वर्मा का स्टेटमेंट है इसके विषय में, ठीक। अगला है, हम देख लेते हैं कि विशेषताएं इसकी कौन कौन सी हैं। अच्छा, नामकरण पे अगर आप देखें इसका, तो ब्रज का जो पुराना नाम है वो पशुओं या गांवों का समूह का है, या जिसको चारागाह कहा जाता था। तो पशुपालन की प्रधानता के कारण ये क्षेत्र जो था वो ब्रज कहलाया था, और इसी आधार पर इसकी बोली को ब्रज भाषा या ब्रजी कही जाती है, ठीक है। अवहट्ट
और पिंगल साहित्य में ब्रज भाषा का बहुत स्पष्ट रूप देखने को मिलता है। ये चीज़ें इस विषय में आपको डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो आप जिन्होंने जो अगर आपको नहीं याद है तो आप हमारा पुराना वीडियो जो ब्रज भाषा का साहित्यिक विकास है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको याद है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं हैं इसकी, ब्रज भाषा जो है वो ओकारांत प्रधान भाषा है, जिसमें मीठो, तीखो, छोटो, बड़ो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत, ठीक है। जैसे चालू, आप, बागु, ये सब इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। ने के स्थान पर नए का प्रयोग, जैसे उसने का उसने, इन्होंने का इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं या इसको प्रयोग में लाते हैं। चौथा है आपका ए ओ ब्रज भाषा की पहचान की विशेष ध्वनियाँ हैं, जैसे तो, को, पे, में के स्थान पर तौ, कौ, पै, मैं, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला है हमारा ल और ड़ का ज़्यादातर जगह पर र प्रयोग होता है, जैसे झगड़ा का झगरो, पीला का पीरो, काला का कारो, इस तरीके से, ठीक है। छठा है आपका ब्रज भाषा में खड़ी बोली की तरह औ प्रत्यय प्रयुक्त होता है, जैसे घरौ, बातौ, चरौ, करौ, इस तरीके से इसका प्रयोग होता है। सातवां है आपका ब्रज भाषा में कारकों के कुछ विभक्ति रूप मिलते हैं, जैसे पूतहि, बाभनई, सपनई, हिये, जगति, ठीक है, द्वारय, ये सब इस तरीके से इनके कुछ अपने विभक्ति। अच्छा, विभक्ति रूप क्या है? तो विभक्ति रूप वो है जैसे कि आपने राम के रूप पढ़े, जैसे रामः रामो, रामः रामम, रामो रामान, उसी तरीके से ये पूत का, बाभन का, सपना का, इस तरीके से इसका जो है माने जो विभक्ति रूप की झलक जिसमें मिलती है, जिस वो यहाँ पर हमको देखने को इन शब्दों में मिलती है, इसी को कहते हैं विभक्ति रूप। आठवां है आपका ब्रज भाषा के संख्यावाची शब्द, इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता है, जैसे द्वय, तीन, सोरह, पहलो, दूजो, इस तरीके से जो प्रयोग होता है ये इनके संख्यावाची शब्द हैं, संख्यावाची शब्द हैं जो कि ब्रज में देखने को मिलते हैं अलग से। बाकी सब जगह लगभग ऐसे ही 1, 2, 3 ही कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये संख्याओं का थोड़ा सा अलग उच्चारण होता है, जैसे द्वय, तीन, सोरह, पहलो, दूजो, इस तरीके से पहला दूसरा की जगह पे पहलो, दूजो, इस तरीके से प्रयोग होता है यहाँ पे। नौवां है ब्रज भाषा के कुछ विशिष्ट अव्यय हैं अपने, जैसे इहाँ, हिहाँ, हिया, उतय, कितय, जिमी, ज्यों के लिए कहा जाता है, किमी, कैसे के लिए कहा जाता है, मनो, मानो के लिए, हु, भी के लिए प्रयोग होता है। तो ये अपने कुछ ब्रज भाषा के कुछ अपने विशिष्ट अव्यय हैं जो कि थोड़े से अलग हैं खड़ी बोली या अन्य अवधि वगैरह से, ठीक है। अवधि वगैरह में अपने कोई अव्यय नहीं है, लेकिन ब्रज भाषा के अपने अव्यय भी हैं। 10वां है आपका आज्ञार्थ में सुनु, सुनु, सुनाह, सुनौ, सुनियो, सुनिए, सुनी जाए, इस तरीके की खड़ी बोली से बहुत कुछ मिलते जुलते आज्ञार्थ शब्द इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया अवधि, पढ़ ली हमने, ब्रज भाषा पढ़ लिया और हमने पढ़ ली खड़ी बोली, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बुंदेली की, ठीक है। तो आपको अवधि, ब्रज भाषा और खड़ी बोली इन पर जो है आपको वीडियोस पुराने मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें इन तीनों पे अलग से पूरा विकास क्रम ही इसका आपके सिलेबस में पूरा का पूरा दिया हुआ है। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं बुंदेली पर। तो बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी वर्ग की चतुर्थ बोली है, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। लोक गाथा जो हमने आल्हा, हम सुनते हैं ना आल्हा लोग गाते हैं, वो बुंदेली की एक उप बोली बनाफरी में लिखित है ये। और जो आला है ये बहुत माने प्रसिद्ध लोक गायन है हमारा बुंदेलखंड का। चौथा है ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली को एक ही उपभाषा के 3 प्रादेशिक रूप माना है और ये किसने माना है? धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। 5वां है आपका कि झांसी, ग्वालियर, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद और आसपास के जितने बुंदेली क्षेत्र हैं ये इसके बोलने के क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये बोली जाती है। बहुत ही इसमें अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जैसे कि मूक, दूध, जीभ, इस तरीके से जो अल्प प्राण शब्द जो हैं उनका प्रयोग अधिक मिलता है आपका। फिर 7वां है स का, यानी दंत स का आपका छ के तौर पर प्रयोग किया जाता है और चौ का दंत स के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे सीढ़ी का छीड़ी, चीनी का सीनी, इस तरीके से। 8वां है आपका भविष्यत काल में ह, ग, औ, नए के रूप में प्रयोग होता है, जैसे होगो, हुहौ, होनौ, इस तरीके से, ठीक है। बुंदेली में जो है वो संज्ञार्थक क्रिया के 2 रूप मिलते हैं,
जैसे कि वहाँ पर 3 रूप बेटा के मिल रहे थे, उसी तरीके से अवधि में ना उसी तरीके से यहाँ पर संज्ञार्थक क्रिया के 2 रूप मिलते हैं, एक मारबो और एक मारने। वहाँ पे संज्ञा के 3 रूप थे, यहाँ पे संज्ञार्थक क्रिया है, ठीक है, इसके 2, जैसे मारबो मारनो, ठीक है, ये मारने का ही एक ही क्रिया हो रही है, लेकिन इसको ये 2 रूप इसके सामान्य बोलचाल में वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगली बोली है हमारी भोजपुरी। ये इतनी हो गई बुंदेली। बुंदेली बहुत छोटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है और ये बहुत अधिक विकसित भी नहीं है, जो है वो यही इतनी है, ठीक है। अगली है हमारी भोजपुरी। तो भोजपुरी जो है ये बिहारी बोलियों में सबसे प्रमुख बोली है, मागधी अपभ्रंश से विकसित है। बिहार के शाहाबाद जिले में भोजपुर गांव के नाम पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा है। क्षेत्र जो है इसका वो है बिहार, बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, पूर्णिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ये सब जो क्षेत्र हैं ये सारे आपके बिहार, यहाँ पर आपकी भोजपुरी बोली जाती है। विदेशों तक भोजपुरी का प्रचलन है, तो ये मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, इस त्रिनिडाद, ये सब जो क्षेत्र हैं ये सब भोजपुरी क्षेत्र, यहाँ पर बहुत भोजपुरी जो है बोली जाती है। अब हम आते हैं भोजपुरी की भाषिक विशेषताओं पर कि इसकी भाषिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। तो इसमें दीर्घीकरण की प्रवृत्ति प्राप्त होती है, जैसे कि लड़िकवा, गिलसवा, बेटवा, इस तरीके के शब्दों का, जिसमें कि वा शब्द लास्ट में जुड़ा हुआ है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इसमें दीर्घीकरण कर दिया गया है, उसका प्रयोग अधिक मिलता है। संगीतात्मकता की प्रवृत्ति इसमें मुख्य प्रवृत्ति होती है, जैसे कि संगीतात्मकता का मतलब होता है कि जो बोलते हैं लोग उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा माने रागात्मकता आ जाती है, खिंचाव, थोड़ा सा ज़्यादा आपको खींच करके बोलते हैं शब्दों को, है ना, तो उसको कहते हैं संगीतात्मकता। तीसरा है आपका न का ल व, और कहीं कहीं क प्रयोग भी होता है, जैसे नोट का लोट या नल को ये लोग कल कहते हैं, ठीक है। तो चौथा है आपका ल का जो प्रयोग होता है वो र के रूप में प्रायः देखने को मिलता है, जैसे हल का हर, फल का फर। पांचवा, भोजपुरी में नुद, आधा न और द का न ने, न और न माने आधा न और पूरा न प्रयोग मिलता है, जैसे बूंद का बून, है ना, बूंदी का बुन्नी, इस तरीके से प्रयोग मिलता है। भोजपुरी में ऐसे विशेषण हैं जो हिंदी में नहीं मिलते हैं, जैसे छोटहन, बड़हन, लमहर, पातर, दुब्बर, ये सब जो शब्द हैं ये आपके जो है विशेषण हैं, ये केवल भोजपुरी में ही ये विशेषण मिलते हैं, आपको हिंदी में ये विशेषण प्राप्त नहीं होते हैं। सातवां है इनका दूसरा रूप प्राप्त होता है, मतलब इस रूप में नहीं प्राप्त होते हैं। सातवां जो है वो भोजपुरी में अनेक स्वतंत्र क्रियाएं भी प्रचलित हैं, जैसे हावी, हई, कैनी, गैनी, इस तरीके से, ठीक है। आठवां है भोजपुरी में सर्वनाम अत्यंत विशिष्ट है, जैसे हमार, हमनी, हममन, हम लोगन के, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग होता है, ये विशिष्ट तरीके के सर्वनाम प्रयोग होते हैं इसमें। नौवां है भोजपुरी हिंदी प्रदेश की सबसे बड़ी बोली है, ये हरदेव बाहरी ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भोजपुरी, ठीक, और ये हो गई इसकी भोजपुरी की विशेषताएं। तो जो हमारी जो 5 बोलियां जो हमें पढ़नी थी मुख्य तौर पर, हमने वो यहाँ पर पढ़ ली हैं। तो इसमें हमने पढ़ लिया अवधी, ब्रज, ठीक है, जो भी हमें पढ़नी थी, कि जिसमें कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अवधि पढ़ चुके हैं हम, इसमें ब्रज पढ़ चुके हैं और खड़ी बोली पढ़ चुके थे। हमने जो नहीं पढ़ी है वो केवल बुंदेली और भोजपुरी पढ़ी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर किसी के सिलेबस में कहीं कोई 1-2 बोलियां और हैं जो कि इसमें नहीं, चूँकि यूपी पीसीएस को ध्यान में रख करके बनाया गया इसके सिलेबस को ये वीडियो, तो अगर आपका कोई बोली छूट रही है जो आपको नहीं किताब से समझ में आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, वो उसको मैं बता दूंगी एक अलग वीडियो बना करके, ठीक है। चलिए अगले अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर देवनागरी लिपि, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का हमें उद्भव विकास पढ़ना है, देवनागरी लिपि का, और उसके साथ साथ उसकी जो है वैज्ञानिकता पढ़नी है और उसकी कुछ सीमाएं पढ़नी है और विशेषताएं पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है देवनागरी लिपि की। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि ब्राह्मी से विकसित है पहले तो ये, ठीक है, देवनागरी लिपि जो है हमारी, और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को जो है ये संघ की राजभाषा के तौर पर हिंदी और हिंदी को चुना गया, और देवनागरी को जो है वो राजलिपि
के पद पर इसको रखा गया। हिंदी और हिंदी बोलियों तथा मराठी, नेपाली, संस्कृत, ये सब जो भाषाएं ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और देवनागरी लिपि नागर, देवनागर, बालाबोध और नंदीनागिरी, इन सब बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ब्राह्मी की प्रतिनिधि उत्तराधिकारी लिपि जो है वो देवनागरी, इसका प्रचलन जो है वो 8वीं सदी से आपकी 10वीं सदी के आसपास ये प्रचलन में आई थी। ठीक है, 12वीं सदी आते आते तक ये स्थापित हो चुकी थी। और इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो राष्ट्रकूट नरेश दंतीदुर्ग का के समय के जो सामनगढ़ का जो दान पात्र है उस पर मिलता है। 752 से 780 ईस्वी ये दंतीदुर्ग का कार्यकाल है। ठीक है, और अब हम जो है इसकी देखा जाए तो देवनागरी लिपि जो है इसको एक वैज्ञानिक और एक आदर्श लिपि इसको माना गया है। और वैज्ञानिक और आदर्श लिपि की जो विशेषताएं होती हैं वो बहुत मतलब सहज रूप में आपको जो है इसमें मिलती हैं, देवनागरी लिपि में आपको देखने को मिलती हैं। तो वर्णमाला का अगर इसके वर्गीकरण करें तो नागरी लिपि में वर्णमाला का वर्गीकरण जो है वो पूरी तरीके से आप वैज्ञानिक हैं। इसके जो ध्वनि चिन्ह हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं कि माने कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो और उन स्थान विशेष के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया है, मतलब मुख के जो स्थान है जो कि हमें जहाँ से कि हम बोलते हैं या वर्ण हमारे फूटते हैं, उनके आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है कंठ का, ओष्ठ का, तालु का, मूर्धा का, दंत का और नासिका का। ठीक है, तो कंठ से जो बोले जाने वाले जो वर्ण हैं हमारे वो हैं अ, आ, क, ख, ग, घ और ह। ठीक है, ओष्ठ से जो बोले जाने हैं वो उ, प, फ, ब, भ। ठीक, तालु से जो बोले जाने हैं वो है इ, च, छ, ज, झ, य, श। ठीक, मूर्धा से जो बोले जाने हैं वो री, ट, ठ, ड, ढ, र, श। ठीक, दंत से जो बोले जाने हैं वो त, थ, द, ध, ल, स। इसी तरह से नासिका से बोले जाने वाले हैं ङ, य, ल, न और म। इस तरीके से जो इसका जो वर्गीकरण इसमें किया गया है। दूसरा है आपकी इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है लिपि चिन्हों के नाम जो है वो ध्वनि के अनुरूप रखे गए हैं। इस जैसे कि नागर लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो लिपि चिन्ह जिस ध्वनि का बोधक है उसका नाम वही रखा गया है। जैसे अ जिस तरीके से लिखा गया है उसी तरीके से ये जो चिन्ह बनाया गया है अ के लिए जो निर्धारित किया गया है वही चिन्ह जो है वो बोला भी जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अ, आ, ओ, क, ख, ग ये सब जैसे लिखे हुए हैं, अगर अ के लिए यह चिन्ह निर्धारित है तो ये यूनिवर्सल है। हिंदी में कभी भी नागरी में अगर लिखा जाएगा तो अ के लिए इसी तरीके से लिखा जाएगा, आ लिखा जाएगा तो ये इसी तरीके से लिखा जाएगा और इसको इसी तरीके से और इसको आ ही कहा जाएगा हर वक्त, इसको और कोई इसका उच्चारण निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरा है आपका एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह। तो देवनागरी लिपि की जो तीसरी जो विशेषता है इसमें यह है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रोमन में स के लिए यानी दंत स के लिए आप कभी कभी एस का प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कहीं सी का प्रयोग होता है तो कहीं कहीं एस सी का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, लेकिन नागरी में जब आप नागरी में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप दंत स के लिए दंत स का ही प्रयोग करते हैं, उसके लिए किसी और चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते और उसको स का ही उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए तो कभी कभी जब आप सन लिखते हैं तब आप एस लिखते हैं स के लिए। ठीक है, जब आप राइस लिखते हैं तब भी आप स के लिए तब आप क्या लिखते हैं स के लिए सी का प्रयोग करते हैं। साइंस लिखते हैं तो एस सी का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट लिखते हैं तो एफ डबल एस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जो है आप देख रहे हैं एक ही उच्चारण, एक ही वर्ण के उच्चारण के लिए यहाँ पर विभिन्न तरीके बनाए गए हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है रीडर्स में। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से इसी आधार पर आप क ध्वनि को भी देख सकते हैं, उसके लिए सी, के, सी, एच इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे क्लास, काइट, केमिस्ट्री, इन तीनों का आप स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें क के लिए ही अलग अलग उसका प्रयोग किया गया है, शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से उर्दू भी है हमारी, वहाँ पे भी आपको श के 3 लिपि चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, लेकिन देवनागरी लिपि जो है आपकी वहाँ पर उसमें इस तरीके की कोई भी भ्रामकता प्राप्त नहीं होती है, वो बहुत ही स्पष्ट है। लिपि चिन्हों की पर्याप्तता, यहाँ पर लिपि चिन्हों की जो है वो से ये संपन्न है। ये लिपि देवनागरी लिपि जो है ये एक आदर्श लिपि है, इसमें किसी भाषा की समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है।
ठीक है। ये किसी भी भाषा के जितने भी ध्वनि प्राप्त होती हैं उसमें उन सभी को अंकित कर सकते हैं इसकी जो लिपियां हैं, इसकी जो चिन्ह लिपि चिन्ह जो हैं वो। ठीक है। रोमन में ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, ध इन सब महाप्राण ध्वनियों के लिए और ङ, य, न आदि अनुनासिक ध्वनियों के लिए कोई संकेत नहीं है। ठीक है। जैसे ख के लिए अगर आपको कहना है तो आप कहीं आप क के लिए सी लिखते हैं, कहीं आप के लिखते हैं, कहीं आप सी एच लिखते हैं, तो ख के लिए आप तो ख के लिए इन्होंने के एच बना दिया। ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये के एच ये किस आधार पर यूनिवर्सल कहा जाएगा? अगर ये कभी आप सी का प्रयोग कर रहे हैं, कभी आप सी एच का भी प्रयोग क के लिए कर रहे हैं, तो क के बाद ख के लिए आपने जब के एच कर दिया तो या तो आप के को आप क के लिए यूनिवर्सल मान लें कि जब भी क के लिए लिखा जाएगा तो के लिखा जाएगा। तो इस तरीके से है। तो ये सभी जो है ये संयुक्ताक्षर के तौर पर उसमें प्रयोग होने लगते हैं। छ इसी तरीके से जब आप लिखते हैं तो छ लिखते हैं। ठीक है। ठ लिखते हैं तो आपको ट के साथ एच लगाना पड़ता है यहाँ पर, ठ इस तरीके से ये बोलते हैं। लेकिन चूंकि ये संयुक्ताक्षर नहीं, ये स्वतंत्र वर्ण है। ठीक है ना। तो इन सब तरीके की दिक्कत हो, ङ, य और ड़ के लिए, इन तीनों के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि देवेंद्रनाथ शर्मा लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो है आज संसार में जो लिपियां प्रचलित हैं उनमें ये गुण जितना देवनागरी लिपि में है उतना किसी दूसरी लिपि में नहीं है। रोमन या उर्दू तो कहते हैं कि वो तो इस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा नीची हैं नागरी की तुलना में। और रोमन में जो है ये उन्होंने ये कहा है कि ये इन सब के लिए तो संकेत नहीं मिलते हैं कोई भी। तो अगर वो कहते हैं कि अगर वांग्मय या यांच्या लिखना हो तो उसमें तो ना रोमन में लिखा जा सकता है इसको और ना ही उर्दू में, ये केवल नागरी में ही शुद्ध तौर पर लिखा जा सकता है। ठीक है। पांचवा है आपका ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह। ठीक है। तो ह्रस्व और दीर्घ मतलब कि जो छोटे और बड़े के लिए सबके लिए अलग स्वतंत्र चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर देवनागरी लिपि की कोई मतलब कि कोई जोड़ीदार नहीं है इसका। रोमन में कैपिटल ए अक्षर से कभी अ का बोध होता है तो कभी आ का। ठीक है ना। तो देखिए जो आपका रोमन है उसमें आप ए के लिए आप अ, आ और ए का उच्चारण करते हैं। जैसे कभी आप ए से शुरू हुए एक वर्ड को आप क्या करते हैं, अमंग में आप देखिए तो आप वहाँ पे अ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। वही आर्मी में आप ए से आ का उच्चारण कर रहे हैं और एप्पल में आप ए से ए का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देता है। ठीक है। इसी तरीके से के ए एम को कभी आप कम कहते हैं, कभी आप इसको काम कहते हैं। काला को आप कभी कला के लिए भी लिखते हैं और काला के लिए भी लिखते हैं और ये दोनों ही रूपों में ये सही माना जाता है। इसी तरीके से आप यू देख लीजिए, यू का तो बहुत सारा उच्चारण, जैसे उ, अ, यू और ओ। जैसे ट्रुथ में यू जब आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो छोटा ऊ, म्यूट में करते हैं तो बड़ा ऊ, अम्ब्रेला में करते हैं तो अ, ठीक है, यूनिक में करते हैं तो यू, प्योर में करते हैं तो ओ। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसमें आपको ये कितना कोई याद करेगा कि इसके लिए किस तरीके से उच्चारण करना है। ये अलग बात है कि वो अभ्यास करते करते हो जाता है, व्यक्ति समझ जाता है, लेकिन उसका कोई एक निर्धारित व्याकरण तय नहीं किया गया है कि कहाँ पर किस तरीके से प्रयोग वो नागरी लिपि को वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है अभिव्यक्त करने में। लेकिन नागरी लिपि जो है वो हर लिपियों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसमें इस तरीके से आप देखेंगे अगर तो रोमन की तरीके से इसमें भी किसी भी तरीके की भ्रम की गुंजाइश नहीं होती। इसमें स्वर के दोनों रूपों के लिए चिन्ह है, ह्रस्व के लिए भी अलग चिन्ह है और दीर्घ के लिए अलग चिन्ह है। इसमें कैप्स वाला सिस्टम नहीं है कि आपको कैप्स की दबानी पड़े। ठीक है। चलिए अगला जो हमारी विशेषता है कि इसकी अक्षरात्मकता। ठीक है। एक वर्ण प्रतीक के लिए एक अक्षर का व्यवहार किया जाता है। ठीक। इसका इसमें कहने का मतलब होता है जो अक्षरात्मकता है वो ये एक तरीके की अक्षरात्मक लिपि है, ये वर्णनात्मक लिपि नहीं है। अक्षरात्मक लिपि उसको कहते हैं जिसमें एक वर्ण प्रतीक के लिए एक अक्षर का व्यवहार किया जाता है। जैसे क, ख व्यंजन है, इसमें व्यंजन और अ स्वर का योग है। ठीक है। इसमें आधा क और अ
जुड़ा हुआ है, तब ये जा कर के क बना है पूरा, ठीक है। और इसी तरीके से ख है तो इसमें आधा ख और अ जुड़ा हुआ है। तो लिपि का ऐसा होना जो होता है यही अक्षरिकता कहलाती है। तो अक्षर का यहाँ अर्थ जो है व्यंजन और स्वर का संयुक्त होना है। व्यंजन की अक्षरिकता से लेखन में जो होती है वो त्वरा आ जाती है। त्वरा मतलब कि गतिशीलता, उसकी लिखने की शैली में गतिशीलता आ जाती है, बढ़ जाती है। और इसके साथ ही समय भी बचता है और स्थान भी बचता है आपका। स्थान मतलब कि आप जब भी आप इसको लिखते हैं कंप्यूटर पर तो वहाँ पर आपके जो बाइट्स हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके बाद से फिर आ जाती है जो आपकी अगली विशेषता है, वो है स्वर के साथ स्वर संकेत, ठीक। तो इसमें जो है वो ये है कि अ में आकार लगाने पर आ ध्वनि पैदा होती है। इसी प्रकार ई उ ए ओ औ ये सब के लिए भी देवनागरी लिपि में सबके लिए स्वर संकेत निर्धारित कर दिए गए हैं, ठीक। 8वां है आपका वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप, ठीक है। तो वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप का मतलब होता है कि लेखन और उच्चारण में एक रूपता होती है। मतलब कि जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी किसी वर्ड को कुछ और पढ़ेंगे और उसी से शुरू होने वाले अन्य दूसरे वर्ड को हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है इसके ऊपर, ठीक है। अगला है हमारा जो 9वीं विशेषता है वो है कि प्रत्येक वर्ड उच्चारित होता है। इसमें कोई मूक वर्ण देवनागरी लिपि में नहीं होता। जैसे कि अंग्रेजी का आप वॉक, टॉक, हाफ, नाइफ, नी, नो, इस तरीके के जो भी शब्द आप देखिए कुछ उदाहरण के तौर पर, तो इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि एल साइलेंट है ना। नाइफ में के साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है, इसमें के साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या है, लिखा तो है लेकिन उसको बोला नहीं जा रहा है, तो वो क्या है, वो मूक वर्ण है, उनकी वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है, केवल वो पता नहीं किस लिए लिख दिए गए हैं, है ना। तो ये है, इस तरीके की चीज़ें आपको हिंदी में नहीं देखने को मिलती। हिंदी में जो लिखा है उसको बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जाएगा। उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से देवनागरी सुनिश्चित और विवाद रहित लिपि है। मतलब कि उसमें किसी तरीके का कोई विवाद नहीं देखने को मिलता है कि इसमें ये लिखा है और इसको ये पढ़ दिया गया, ऐसा नहीं है। जो लिखा है वो वही भाव देता है और वैसा ही उसे पढ़ा जाता है, ठीक। अगली जो इसकी विशिष्टता है वो है विशिष्ट अभिव्यक्ति। ये इसकी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे रूप हैं जो नागरी लिपि में ही व्यक्त किए जा सकते हैं, वो किसी और लिपि में व्यक्त किए ही नहीं जा सकते। ये बहुत ही एक उम्दा विशेषता है आपकी नागरी लिपि की। वो ये है कि जैसे गतागत छंद, हिंदी साहित्य का एक छंद है जिसको कि गतागत छंद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी भी तरफ से इस पद को पढ़ें तो वो बिल्कुल समान उच्चारण होता है। पढ़ के मैं दिखाती हूँ। माँ सम मोह सजे बन बीन नवीन बजे सह मोम समा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आप इसको फिर से पढ़िए, उल्टा करके पढ़िए। आपने इधर से पढ़ा, अब आप इसको इधर से पढ़िए, तब भी आप पढ़ेंगे तो माँ सम मोह सजे बन, इधर से आप इधर की ओर से पढ़िएगा। आपने एक बार लेफ्ट टू राइट पढ़ा, अब आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, तब भी आप वही पढ़ेंगे उसको कि माँ सम मोह सजे बन बीन नवीन बजे सह मोम समा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से, दोनों तरफ से बिल्कुल एक ही उच्चारण इसका हो रहा है और एक ही तरीके से लिखा गया है, ठीक। इसी तरीके से मार लतानी बनावती सारी रिसाती बनावनी ताल रमा, आप इसको बाएं से पढ़िए या दाएं से पढ़िए, ये बिल्कुल एक ही बात है। उधर से भी पढ़ेंगे आप तो उल्टा भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो भी आप यही पढ़ेंगे कि मार लतानी बनावती सारी रिसाती बनावती ताल रमा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के जो छंद होते हैं इसको गतागत छंद कहते हैं, कि जैसा ये जा रहा है वैसा ही ये आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये इस तरीके की जो लेखन शैली है ये आपको सिर्फ और सिर्फ नागरी में ही देखने को मिल सकती है। आप इसी को रोमन में लिख के देख लीजिए, आप कतई एक ओर से जैसा लिखेंगे दूसरी ओर से वैसा नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, उस तरीके से उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। अगला है आपका कि ये आशुलेखन में समर्थ है। आशुलेखन मतलब कि जो हमारा जो मशीनी काम होता है, टंकण, मुद्रण, प्रकाशन, संचार, इन सब माध्यमों में नागरी लिपि का बहुत ही ज़्यादा सफल प्रयोग किया गया है और मुद्रण और टंकण का एक ही रूप इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें मतलब
कि जो जैसे कि रोमन लिपि में छोटे और बड़े के लिए स्मॉल और कैपिटल लेटर्स के दो रूपों का झंझट देवनागरी लिपि में नहीं है कि आपको पहला शब्द कैपिटल में लिखना है, फिर नाउन के लिए फिर आपको स्मॉल में लिखना है, नाउन जो है वो कैपिटल से शुरू करना है। इस तरीके की समस्या इसमें नहीं है। इसमें जो भी है वो बिल्कुल एक रूपता इसमें आद्योपांत देखने को मिलती है। इसी वजह से कि यांत्रिकी प्रयोग में जो इसकी पूर्ण क्षमता इसमें मिलती है देवनागरी लिपि में। और इसमें टंकण, मुद्रण, प्रकाशन, संचार सभी साधनों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इसमें फैक्स हो गया, टेलीग्राम, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल पर भी हिंदी में SMS, ये सभी का काम सफलता और दक्षतापूर्वक नागरी लिपि में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ हमारी नागरी लिपि की विशेषताएं। और इन विशेषताओं और वैज्ञानिकता के संबंध में अगर आप कुछ मत भी हैं, जैसे कि डेविड डिरंगर जो कि पाणिनिकालीन भारतवर्ष के लिपि विशेषज्ञ और पाश्चात्य भाषा शास्त्री के तौर पर एक बड़ा जाना माना नाम है डेविड डिरंगर का। और इन्होंने भी कहा है कि देवनागरी लिपि लेखन में अपने आप में एक परिपूर्ण व्यवस्था है। विलियम्स जोन्स लिखते हैं कि अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागरी लिपि स्वतः ही बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित है। शीघ्र लिपि माने फोनोग्राफी के पितामह कहे जाने वाले आपके आइजक पिटमैन, वो भी ये कहते हैं कि इफ इन द वर्ल्ड वी हैव एनी अल्फ़ाबेट्स वन मोस्ट परफेक्ट इन दोज हिंदी वंस, ना, मतलब कि संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र हिंदी या देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसी तरीके से आपके मोनियर विलियम्स का भी मत आपको याद होगा, जिसमें वो कहते हैं कि देवनागरी में अगर जेड माने ज माने कि ज लिख करके जब आप उसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, ठीक है, और ए फ माने एफ के लिए फ उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये फ के लिए वर्ड नहीं है, फिर भी ये सबसे ज़्यादा ये सभी ज्ञान लिपियों में जो है सबसे अधिक पूर्ण और संतुलित है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पाश्चात्य विद्वान थे। इसी तरीके से कुछ भारतीय विद्वानों को भी आप देख लीजिए, जैसे कि ये आपके भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि नागरी लिपि अनेक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी, गुणयुक्त और वैज्ञानिक है। देवेंद्रनाथ शर्मा कहते हैं कि देवनागरी लिपि उन आदर्शों पर खरी उतरती है जो किसी अच्छी लिपि के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरे किसी भी लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक और निर्दोष लिपि है। रामेश्वर दयाल अग्रवाल कहते हैं कि वैज्ञानिकता की दृष्टि से देवनागरी का टक्कर की लिपि संसार में दूसरी नहीं है। ऐसा सभी लिपि विज्ञों का मत है। ठीक है, और इन सभी आधार पर इन सबको आप मिला जुला करके आप ये कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि जो है विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, संतुलित, आदर्श और वैज्ञानिक लिपि है। इसका कोई, इसमें ऐसा कहने में कोई, अगर आप कहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि इस बात को देश विदेश सभी ने इस बात को मान्यता दी है। तो ये हो गया आपका देवनागरी लिपि। हमने पढ़ ली, बोलियों के क्षेत्र पढ़ लिए, उनकी विशेषताएं पढ़ ली, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पढ़ ली, और इसकी कुछ अवैज्ञानिकता पढ़ेंगे। अवैज्ञानिकता मतलब कि इसकी कुछ त्रुटियां पढ़ेंगे, इसमें सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए गए ये पढ़ेंगे, इसका मानक रूप पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, और अब हम एक नज़र डाल लेते हैं अपने सिलेबस पर। आपका जो UPPCS का जो सिलेबस है, हम एक नज़र इसमें डालते हैं। देखिए, इसमें हमने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संक्षिप्त परिचय पढ़ लिया है। मध्यकाल में ब्रज अवधि का काव्य भाषा के रूप में विकास पढ़ लिया है। खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास पढ़ लिया है। और जो चौथा पॉइंट है हमारा, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा के रूप में हिंदी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वैज्ञानिकता और तकनीकी क्षेत्र में भाषा की स्थिति ये अभी नहीं हुआ है। हिंदी भाषा का क्षेत्र, अवधि, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, बुंदेली का क्षेत्र और भाषिक विशेषताएं, ये हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, और नागरी लिपि का उद्भव विकास हम बाद में पढ़ेंगे। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता हमने पढ़ ली, समस्याएं समाधान हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में हम राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि की समस्याएं और समाधान पढ़ेंगे हम। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें जो आपकी जो कुछ टॉपिक्स जो रह जाते हैं उन सबको आने वाले और 2 वीडियो में, कुल मिला के 3 वीडियो में, और ये जो है आपका इस मार्च में ये आपका पहला खंड जो है पेपर का फर्स्ट पार्ट जो भाग 1 जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कोशिश करेंगे कि हम अप्रैल में भाग 2 भी ख़त्म कर लें और
आपके पेपर आने तक ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, थोड़ा तेज़ी से करेंगे तो। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हो गई आपकी, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा ही दूँगी आपका पेपर आने तक। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको एक लाइक दीजिए और साथ में इसको शेयर कीजिए काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कि उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई होगी। इसके अलावा अगर आपकी किसी तरीके की कोई क्वेरी है, मैंने इससे रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड नहीं, अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए आपको नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड या आगे पीछे कोई भी, अगर आपको लगता है कि आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और बोलियों में कोई एक बोली आपकी इसमें नहीं पढ़ाई गई या छूट गई या आपको नहीं समझ में आई, तो आप उसको भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं उसको भी आपको कवर करने की कोशिश करूँगी कि मैं किसी न किसी वीडियो में, जो वीडियो थोड़ी छोटी हो रही होगी उसमें मैं मिला करके और उसको जो है कवर कर दूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की कोई शिकायत है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे कि और हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल आज के लिए फ़िलहाल यही इतना ही। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।